आज के दौर में एडवांस मशीनरी से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक हैं, मगर एक दौर वो भी था जब ना तो कोई आधुनिक संसाधन था और ना ही कोई औजार। तब इंसान का अस्तित्व केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता था और वो साधन था पत्थर। तभी तो इसे कहा जाता था पाषाण काल। इंसान ने अभी अभी धरती पर कदम रखा था। वो अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा था। अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उसने सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल किया वो पत्थर ही था। मगर उसके पास ना कोई तकनीक थी और ना ही आज की तरह वैज्ञानिक ज्ञान। उसके पास केवल जिंदा रहने का रिजोल्यूशन और प्रकृति के साथ हार्मनी से रहने की एक अमेजिंग एबिलिटी थी। यकीन मानिए, आदिमानव से लेकर आज तक का सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है। खतरनाक होने के साथ साथ ये मानव की एक इमोशनल जर्नी भी है जो 25 लाख साल पहले शुरू हुई थी और लगभग 2000 ईसा पूर्व तक चलती रही। इतने लंबे सफर की ये कहानी यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमें आज भी एंशिएंट केव्स एंड हिल्स पर देखने को मिल जाती है। तो क्या आप अपने पूर्वजों के संघर्ष की कहानी को जानना नहीं चाहते? तो चलिए आज जानते हैं कहानी हमारे उन पूर्वजों की जिनकी वजह से आज हम इतने एडवांस बन पाए हैं। बट इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वैसे तो सभी देशों में पाषाण युग अलग अलग टाइम पीरियड में आया है, मगर हम बात करेंगे भारत के पाषाण युग की। दरअसल भारत में पाषाण युग को 3 प्रमुख चरणों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण युग, नंबर 2 मध्य पाषाण युग, नंबर 3 नव पाषाण युग। इन तीनों चरणों में मानव ने पत्थरों का यूज किया, लेकिन हर एक स्टेज में अलग तरीके से पत्थरों का यूज किया गया। इन्होंने अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को बढ़ाया और साथ ही सोसाइटी एंड कल्चर की नींव भी इसी समय पर रखी गई थी। तो चलिए सबसे पहले पुरा पाषाण युग की बात करते हैं। पुरा पाषाण युग के मानव के संघर्ष और अस्तित्व की कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल पुरा पाषाण युग वो टाइम था जब मानव अपने अस्तित्व के लिए हर दिन प्रकृति से संघर्ष कर रहा था, फिर चाहे वो खाने के लिए संघर्ष हो या फिर खुद को कठोर मौसम से बचाने का संघर्ष हो। ये काल लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस टाइम पीरियड के लोग एक जगह नहीं रहते थे, यानी कि वो नोमैड्स थे। वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहते थे और इसका सबसे बड़ा कारण था खाना। दरअसल खाने की तलाश में वो जंगली जानवरों का शिकार करते और वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड हर्ब्स का स्टोरेज करते थे। मगर ये तो आप भी जानते हैं कि प्रकृति ने भले ही कितना भी कुछ दिया हो, अगर बार बार उसका एक ही जगह से दोहन किया जाता रहे तो वो खत्म हो जाता है। इसलिए जब एक जगह का खाना खत्म हो जाता था तो अगली जगह की तलाश में वो लोग निकल पड़ते थे। ये लोग पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड थे, मगर शिकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पत्थरों से बने हथियारों के सिवाय उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। या फिर यूं कहें कि ये हथियार उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तय करते थे। वैसे इन हथियारों को बनाना भी आसान नहीं था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पत्थरों को तोड़ना, उन्हें धार लगाना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के आसान नहीं था। ये सच में एक कठिन काम रहा होगा। ये एक कला थी जिसे इन लोगों ने खुद ही विकसित कर लिया था। उनके पास कोई परमानेंट होम तक नहीं था। ये गुफाओं या खुले आसमान के नीचे ही रहा करते थे, फिर चाहे भीषण ठंड हो या भयंकर गर्मी। मगर इस माहौल में भी ये अपने आप को बचाना लगातार सीख रहे थे। भूख और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनके पास केवल एक ही सहारा था और वो था पत्थर। इन्हीं पत्थरों से उनकी यात्रा शुरू हुई थी और इन्हीं से वो अंततः एक सभ्य समाज की ओर बढ़ गए। अगर भारत की बात की जाए तो इन लोगों की तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पुरा पाषाण युग के मानव जीवन की जानकारी मिलती है, या यूं कहें कि ये पुरा पाषाण युग के मानव जीवन का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। यहाँ की गुफाओं में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। इन सब चीजों से पता चलता है कि स्ट्रगल एंड सर्वाइवल की लड़ाई में मानव ने डेफिनेटली कला की शुरुआत भी कर ली थी। यहाँ पर बने चित्रों से पता चलता है कि वो लोग किस तरह से शिकार करते थे और किस तरह से रहते थे। दरअसल इन चित्रों में हंटिंग सीन्स, एनिमल फिगर्स एंड ग्लिम्सेस ऑफ लाइफ देखने को मिलती हैं।
इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे एंसेस्टर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशंस को इन पत्थरों पर दर्ज कर रहे थे ताकि हम लोग उनके संघर्ष की कहानी को समझ सकें। इस तरह से ये लंबा फेज खत्म हुआ और शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल की। अगर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो ये पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का ट्रांजिशन पीरियड था। इसकी शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से हुई थी और ये लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय तक मानव ने पत्थर से औजारों को अच्छी तरह से बनाना और उनका यूज करना भी सीख लिया था। साथ ही इन्होंने मछली पकड़ने और छोटे जानवरों को पालने की शुरुआत भी कर दी थी। दरअसल पशुओं को पालने की वजह से अब उन्हें भूख से नहीं मरना पड़ता था, क्योंकि जब वो शिकार नहीं कर पाते थे तो उनके पास पशु रहते थे जिनका इस्तेमाल वो कर सकते थे। यही कारण है कि मेसोलिथिक एज के लोग पूरी तरह से नोमैड्स नहीं रहे। ये छोटे छोटे समूह में रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। हालांकि उनके जीवन में स्थिरता इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर स्थिरता की झलक अब दिखने लगी थी। वो अपने हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के साथ साथ कलेक्टिव लाइफ की ओर बढ़ने लगे थे। ये वही दौर था जब छोटे ग्रुप्स में रहना, हंटिंग, फिशिंग, यूजिंग स्मॉल टूल्स उनके जीवन का आधार बन चुका था। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पूरा पाषाण काल में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों का यूज किया जाता था, वहीं मध्य पाषाण काल में छोटे और धारदार पत्थर के औजारों का विकास हुआ, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये छोटे थे मगर बहुत ही प्रभावशाली थे। इनका उपयोग तीर और भालों के साथ भी किया जाता था। तीर और भालों की वजह से शिकार करना इजी हो गया था, क्योंकि अब उन्हें जानवरों के बहुत पास नहीं जाना पड़ता था। वो दूर से भी निशाना लगाकर शिकार कर सकते थे। इस वजह से उन पर जानवरों का हमला भी कम हो गया था। यकीन मानिए, इन औजारों से ही उस समय के मानव के मस्तिष्क की कला और उनकी सोच का पता चलता है। ये औजार उस समय के मानव के ब्रेन की एडवांसमेंट और उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक थे। भीमबेटका की गुफाओं में इस समय के भी बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं। चित्रों में शिकार के अलावा डांस, वॉर एंड सोशल लाइफ के दूसरे पहलुओं का भी चित्रण किया गया है। वैसे इन चित्रों में रंगों का इस्तेमाल भी देखा गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि उस समय के लोग कला के प्रति जागरूक थे। वो अपने जीवन के हर पहलू को दर्ज करना चाहते थे। शायद वो जानते थे कि आगे का इंसान और भी ज्यादा एडवांस होगा और वो सब कुछ समझ लेगा, इसलिए वो अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते थे। हालांकि उस समय पर किसी भाषा या लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसी वजह से हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, बल्कि चित्रों के रूप में ही सारी जानकारी मिलती है। मतलब पाषाण काल के बाद बारी थी नव पाषाण काल की। नव पाषाण युग वो काल था जब मानव ने खेती की खोज की थी। इसी समय पर इंसानों ने अपने जीवन को स्थायी रूप से बसाना शुरू कर दिया था। अगर नव पाषाण काल की बात की जाए तो उसकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है और ये 2000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण युग का आगमन मानव जीवन में एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक इंसान जिसका पहले कोई घर या ठिकाना नहीं था, अब वो स्थायी निवास करने लगा था। अब मानव ने खानाबदोश जीवन शैली को छोड़कर स्थायी रूप से बसने को अपना लिया था। इस युग में लोगों ने स्थायी घर बनाना शुरू कर दिया था। वो सॉइल एंड स्टोन से बने घरों में रहने लगे थे। साथ ही कलेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बजाय वो अनाज की खेती करने लगे थे। ये वही टाइम था जब चावल और गेहूं जैसी फसलों की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वो पशुपालन भी करने लगे थे। इस युग में पत्थर से बने औजार और भी ज्यादा धारदार और चिकने हो गए थे। साथ ही पत्थर के औजारों के अलावा लोग खेती के लिए हल और दूसरे औजार भी बनाने लगे थे। चक्की का आविष्कार भी इसी युग में हुआ था, जिससे अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक भी इसी समय विकसित हुई। ये बर्तन खाना पकाने में काम आते थे। अगर नवपाषाण युग के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स की बात की जाए तो आज के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नाम की एक जगह है, जो नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। यहाँ की खुदाई से कृषि उत्पादन और औजार निर्माण के कई अवशेष मिले हैं। साथ ही कश्मीर में भी ऐसी ही एक जगह मिली है जिसका नाम है बुर्ज होम। ये एक और इम्पोर्टेंट साइट है।
यहाँ के लोग गड्ढों के भीतर घर बनाते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स या गड्ढा घर भी कहा जाता है। जमीन में खोदे गए गड्ढे के ऊपर बनाए गए आवास होते हैं। ये आदिम आवास अक्सर ठंडे मौसम में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते थे। पिट ड्वेलिंग्स में उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थीं, जैसा कि बुर्ज होम में पाए गए उदाहरणों से पता चलता है। ये नवपाषाण युग के लोगों की वास्तुकला की समझ और उनके निर्माण कौशल का एक कल्मिनेशन एग्जाम्पल है। इन सबको देखकर पता चलता है कि नवपाषाण युग के लोग एक संगठित और स्थायी समाज की स्थापना कर चुके थे। वो खेती भी करते थे और पशुपालन भी, जिससे उन्हें दूध और मांस की प्राप्ति होती थी। धीरे धीरे नवपाषाण युग में लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी विकास होना शुरू हो गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब मरने वालों को यूं ही खुले में नहीं छोड़ दिया जाता था, बल्कि दफनाने की परंपरा भी विकसित हो चुकी थी। लेकिन शवों को अकेले नहीं दफनाया जाता था, बल्कि मृतक के साथ औजार, आभूषण और खाने पीने की चीजें भी दफनाई जाती थी। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जीवन की कल्पना में विश्वास करते थे। इस युग का अंत तब हुआ जब मानव ने धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। दरअसल जैसे ही मानव को तांबे की जानकारी हुई, उसने तांबे का उपयोग करके औजार और हथियार बनाए, जिससे उनकी तकनीकी क्षमता और भी बढ़ गई। इसके बाद ताम्रपाषाण युग का आगमन हुआ। ताम्रपाषाण युग का आगमन पाषाण युग के अंत की शुरुआत बना। यकीन मानिए, भारत का पाषाण युग केवल हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये स्ट्रगल, करेज एंड द ह्यूमन जर्नी की कहानी है, जिसने इस भूमि पर एक महान सभ्यता की नींव रख दी थी। यही वो सभ्यता थी जिसे आगे चलकर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो ये थी कहानी भारत के पाषाण युग की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।